वेलकम डियर स्टूडेंट, एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज बात करते हैं सोशल साइंस की। सोशल साइंस में सबसे पहले पढ़ेंगे हिस्ट्री, इतिहास पढ़ेंगे अपन, और इतिहास से शुरुआत करेंगे। उसके बाद में हम ज्योग्राफी, राजनीतिक और अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो आज सोशल साइंस की बात कर रहे हैं, तो मतलब सामाजिक विज्ञान, ठीक है, सामाजिक विज्ञान। पिछले साल आपने सामाजिक विज्ञान की किताब पढ़ी होगी, लेकिन इस बार थोड़ी सामाजिक किताब की जो विज्ञान है वो अलग है। तो क्योंकि पिछले साल में हमने देखा कि इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र, राजनीति सभी एक किताब में शामिल थी, लेकिन इस बार क्या है कि अलग अलग किताबें हैं आपकी, ठीक है। तो अलग अलग किताबें हैं, तो उसमें जो पहली किताब आपको ध्यान में रखनी है कि इतिहास की किताब है, इतिहास की, ठीक है। दूसरे नंबर जो किताब है आपकी, जो आपको पढ़नी पड़ेगी, भूगोल की। किसकी पढ़नी पड़ेगी? भूगोल की। 3 नंबर आपको याद रखना है राजनीतिक विज्ञान की किताब। तो राजनीति विज्ञान, राजनीति विज्ञान, ठीक है। और 4 नंबर जो आपकी किताब आपको पढ़नी है अर्थशास्त्र की, अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र से संबंधित। लेकिन आज जो हमारा पाठ होगा वो इतिहास का होगा। आज हम इतिहास की किताब शुरू करेंगे, और इतिहास की किताब में जो पहला लेसन है उसकी हम शुरुआत करेंगे। फिर जब इतिहास की आपकी बुक पूरी हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर ज्योग्राफी पढ़ेंगे, राजनीति पढ़ेंगे, ठीक है, और अर्थशास्त्र। तो सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान, इतिहास मतलब हिस्ट्री, भूगोल मतलब ज्योग्राफी, राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। तो आपको इनका इंग्लिश में नाम भी पता होना चाहिए, जो मैंने बता दिया है। इतिहास पढ़ेंगे कि इतिहास क्या होता है, कैसे इतिहास की शुरुआत होती है, उसकी बात करते हैं। अब बात समझने वाली है, बात करते हैं इतिहास की। देखो, आपने इतिहास का नाम सुना होगा, आपने पिछली क्लास में इतिहास भी पढ़ा होगा, लेकिन इतिहास क्या होता है ये भी समझना जरूरी है। इतिहास को अगर हम 2 शब्दों में अलग अलग भागों में बांटें, 2 अलग अलग टुकड़ों में करें, इति प्लस हास। इति प्लस हास का मतलब होता है जो ये सब कुछ बीत गया है, जो भी बीत गया है, इति प्लस हास, जो भी बीत गया है, जो चला गया है, वो सब किस में आ जाएगा? इतिहास में। दरअसल आपने अतीत का नाम सुना होगा, किताब का नाम भी क्या है? अतीत सेकंड, अतीत भाग 2। अतीत का मतलब होता है कि वही जो इतिहास को कहते हैं, जो बीत गया है उसको अतीत कहते हैं या इतिहास कहते हैं। दरअसल इतिहास से कौन कौन से फायदे हैं, हमें इतिहास क्यों पढ़नी चाहिए, ये भी अपन को पता होना चाहिए। तो हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं, ये एक क्वेश्चन बनता है कि हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं, ठीक है, क्यों पढ़ते हैं। पहला जो क्वेश्चन है जिसको अपन को समझने की ज़रूरत है, देखो जीवन में कुछ भी काम करते हैं उसके पीछे रीज़न होता है कि ये काम इस वजह से कर रहे हो। भाई आप जैसे कोई खाना खा रहा है तो उसके पीछे कारण है, वो बता सकता है कि इस कारण मैं खाना खा रहा हूँ, कि जिंदा रहने के लिए खाना खा रहा हूँ, ठीक है। तो सबकी एक एक वजह है। आप स्कूल में आते हो तो उसकी वजह क्या है? शिक्षा प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। उसी प्रकार जो हम शिक्षा के अंतर्गत इतिहास पढ़ेंगे, क्यों भाई इतिहास क्यों पढ़ रहे हैं, उसकी कोई वजह होनी चाहिए। तो वजह बिल्कुल है, और कोई भी आपसे पर्सन पूछ सकता है कि आज क्या पढ़ा? आपने कहा भाई हमने तो इतिहास पढ़ी। तो इतिहास क्यों पढ़ी, क्या फ़ायदा है तुझे इतिहास? अब फायदों की बात करते हैं, इतिहास से क्या फ़ायदा है। देखो, इतिहास में हमें ये जानकारी मिलती है कि हमसे पहले जो भी लोग थे, जो मानव सभ्यता थी हमसे पहले, ठीक है। अभी हमसे पहले भी तो मानव था, ऐसा तो है नहीं कि हमने मानव की शुरुआत की। तो हमसे पहले भी बहुत सारे व्यक्ति थे, उन्होंने अपना जीवन कैसे व्यतीत किया है, उनके सामने कौन कौन सी कठिनाइयाँ आई हैं, और उन्होंने उन कठिनाइयों का किस प्रकार सॉल्यूशन किया है, उनका हल क्या है, उनका सामना क्या है। बात समझ में आ रही है? तो हम उनको पढ़ करके उनके सामने जो भी कठिनाई आई हैं, जो प्रॉब्लम आई है, उन्होंने प्रॉब्लम को किस प्रकार हल किया है, इस बात को हम याद रखेंगे, समझेंगे। तो अगर हमारे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम इतिहास के स्रोतों के आधार पर, इतिहास की उन बातों के आधार पर अपने जीवन में नई तरक्की कर सकते हो।
बात समझ में आ रही है ना? इतिहास में किस प्रकार घटनाएं घटित हुई, उनका क्या प्रभाव पड़ा, आज के समय क्या प्रभाव पड़ रहा है, उससे हमको इतिहास से संबंधित बातों से ये जानकारी मिलेगी कि आज कैसे नए युग की शुरुआत करनी चाहिए। बात आपको बिल्कुल क्लियर रखनी है, ध्यान में रखनी है कि इतिहास से हमको हमारे जीवन में नए बेहतर तरीके से किस प्रकार नए सुधार करने हैं, इसे इतिहास से पता लगेगा। और लोगों ने किस प्रकार अपना जीवन यापन किया है, जीवन में किस प्रकार की समस्याएं आती हैं, वो सब इतिहास से पता लगती हैं। आज हम जिस जगह पर, जिस दौर में, जिस समय हम जी रहे हैं, उससे पहले उन मानव सभ्यताओं के अंतर्गत जो मानव था उसने किस प्रकार अपने जीवन को बिताया। आज आप इतने आसपास में इतनी सुविधाएं देखते हो, इतने भौतिक संसाधन देखते हो, आपने इतने आसपास में सुविधाएं देखी हैं, क्या वो कल से बनी हैं, क्या वो आज बनी हैं? तो वो कैसे आई, उनकी शुरुआत कैसे हुई? आज आपने जो मानव सभ्यताओं के अंदर जो नई नई चीज़ें देखी हैं, वो सब कब से शुरू हुई हैं? आपने जैसे हवाई देखी है, तो कब से आपने जैसे मान लो देखा है कि मोटरसाइकिल या गाड़ियाँ, तो इनकी शुरुआत कैसे हुई? आपने नाम अंग्रेज़ों का सुना होगा कि अंग्रेज़ों की वजह से हमारे देश के अंदर किस प्रकार विकास नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि आज के इस युग में देश के विकास के लिए हमें वो पुराने तथ्यों की जरूरत पड़ती है जो उस समय हुए थे। उन तथ्यों के आधार पर हम इतिहास को जान सकेंगे और आज के इस नए दौर में कुछ बदलाव कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात आपको ध्यान में रखनी है कि इतिहास इसलिए पढ़ते हैं ताकि आज के समय को बेहतर कर सकते हैं। पुराने समय में जो गलतियाँ हुई जिन लोगों से, उन गलतियों को दोबारा न करें, इसलिए इतिहास की जरूरत पड़ती है। बात समझ में आ रही है? पुराने समय जो आपदाएं उनके साथ में हुई हैं, जो बीती हैं, उनमें किस प्रकार लोगों ने अपना जीवन बचाया। आज भी अगर कोई आपदा है तो किस प्रकार जीवन को बचाना चाहिए। खैर, इतिहास के अंतर्गत हम आज नए लेसन की शुरुआत करेंगे। तो किताब नहीं है तो किताब खरीद लेना, क्योंकि सामाजिक के अंदर आपको काफ़ी कुछ काम मिलेगा, होमवर्क मिलेगा, तो उसके लिए आपको किताब की ज़रूरत पड़ेगी। और साथ साथ में जो भी होमवर्क डाला जाए उसको लिखते जाएंगे, क्योंकि बिना होमवर्क से, बिना लिखा हुआ से आप कैसे याद करेंगे। इसलिए आपको बिल्कुल ज़रूरत है होमवर्क की। पाठ संख्या पहला, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। ठीक है, पाठ संख्या फर्स्ट। ठीक है, लिखा है कि 1000 वर्षों के दौरान हुए, जो 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। किसी भी लेसन की शुरुआत से पहले जो लेसन का नाम है उसका मतलब समझना जरूरी है, और अपन को ये भी समझना जरूरी है कि इस लेसन में हम क्या पढ़ेंगे। इस लेसन को पढ़ने के बाद में हमको कौन सी नई जानकारी मिल जाएगी। ये जब लेसन हम पढ़ लेंगे तो हमको क्या पता लगेगा, ये सबसे पहले पता होना जरूरी है। मतलब ये हुआ कि क्या पढ़ रहे हैं ये जरूरी पता है। जैसे आप किसी जगह पर जा रहे हो, बस में बैठे हो, तो पता तो होना चाहिए कि किस जगह पर जा रहे हो, तभी तो आप उस जगह पर जाकर आराम से उतर सकते हो और काम कर सकते हो। तो मतलब पता जरूरी है कि आप क्या पढ़ रहे हो। आप बोलेंगे सर हम तो इतिहास पढ़ रहे हैं, बिल्कुल इतिहास पढ़ रहे हो। आप बोलेंगे हम गांव जा रहे हैं, बिल्कुल गांव जा रहे हो। मैं पूछ रहा हूँ कौन से गांव जा रहे हो, मैं पूछ रहा हूँ क्या पढ़ रहे हो, क्या चीज़ जानने जा रहे हो, हम कौन से ज्ञान को अर्जित करने जा रहे हो, वो बात आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। तो सुनो, पाठ का नाम क्या है? 1000 वर्षों दौरान। 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। आज से जो भी समय बीता है, जितने भी 1000 वर्ष हो चुके हैं मानव सभ्यता को, उनमें क्या क्या परिवर्तन हुआ। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। प्रकृति हमेशा परिवर्तित होती रहती है, समय समय के साथ में बदलाव आते रहते हैं। जैसे आपके जीवन में भी बदलाव आते रहते हैं। अब आज से 5 साल पहले कितने थे, अब बड़े हो गए, तो परिवर्तन हुआ। एक पौधा रोपा, इतना सारा पौधा इतना था, समय साथ में बड़ा हुआ, परिवर्तन हुआ। अब वो परिवर्तन अलग अलग होता है, ठीक है। तो समय के साथ में परिवर्तन होता है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। उसी प्रकार जो इतिहास के अंदर जो 1000 साल बीत गए हैं,
जो दोबारा नहीं आने वाले हैं, उनमें क्या परिवर्तन हुआ। हम उनकी पड़ताल करेंगे, उनकी जांच करेंगे कि जो 1000 साल बीत चुके हैं उसमें जो जो परिवर्तन हुआ, जो जो घटनाएं घटित हुई, जो जो हर प्रकार से परिवर्तन हुआ। परिवर्तन एक प्रकार से नहीं होता है, हर प्रकार से होता है। हाँ, समय के साथ में होता है। कहीं आर्थिक रूप से परिवर्तन हुआ, कहीं सामाजिक रूप से परिवर्तन हुआ, कहीं राजनीतिक रूप से परिवर्तन हुआ, कहीं पर सांस्कृतिक रूप से परिवर्तन हुआ। परिवर्तन होता रहता है। वर्तमान समय में भी परिवर्तन हो रहे हैं। वर्तमान समय में जो परिवर्तन अपन देखते हैं, सांस्कृतिक रूप से परिवर्तन विशेष रूप से दिखाई देता है। लोग अपनी संस्कृति में नए नए आयाम जोड़ रहे हैं, नई नई चीज़ें जोड़ रहे हैं। तो ये जो परिवर्तन है उनकी अपन पड़ताल करेंगे। पड़ताल में होता है जांच करेंगे, देख रेख करेंगे, निरीक्षण करेंगे भी क्या क्या परिवर्तन हुआ, कैसे परिवर्तन हुआ, उन परिवर्तनों की वजह से क्या नए प्रभाव आए, वो अपन पता लगाएंगे। ठीक है, इस लेसन के माध्यम से अपन ये समझेंगे कि किस प्रकार पुराने समयों में नए नए परिवर्तन हुए, परिवर्तनों की वजह से आज के समय में क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो परिवर्तन कैसे हुए, नए नए शहर कैसे बसे, उसके लिए एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि पुराने समय में भी मानचित्र बनाया जाता था। भाई ज्योग्राफी में जो मानचित्र हैं वो भी था। तो पुराने समय में लोगों के पास में ज्ञान कम था, लेकिन उन्होंने में एक विशेष व्यक्ति ने, एक भूगोलवेत्ता था जिसका नाम था अल इद्रिसी। उसने 1154 में एक मानचित्र बनाया। व्यक्ति का नाम है अल इद्रिसी। नाम क्या है, बिल्कुल इस नाम को याद रखना है और लिखना भी है आपको। इस व्यक्ति ने, अल इद्रिसी ने 1154 ईस्वी में, अब बताओ 1154 का मतलब होता है 12वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी, 12वीं शताब्दी। बात समझ में आ रही है आपको। अल इद्रिसी ने 1154 में एक मानचित्र बनाया। ये भूगोलवेत्ता था। भूगोलवेत्ता का मतलब होता है कि भूगोल को जानने वाला। ठीक है, मानचित्र बनाया। एक लाइन आपको ये क्लियर रखनी है कि 12वीं शताब्दी या 1154। अब देखो एक बात आपके सामने आएगी, शताब्दी। आप जो शताब्दी देखते हो इसका मतलब, शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्ष। कितने वर्ष होते हैं, 100। अगर कहीं आपको नाम आए दशक, तो आप समझेंगे कि 10 साल की बात की गई है। तो जो 10 वर्षों का जो समूह है उसको बोलते हैं दशक। बात जैसे दर्जन, मैंने कहा 1 दर्जन, तो 1 दर्जन का मतलब होता है 12 चीज़ें। ठीक है, 12 अगर कोई वस्तु है उसको 1 दर्जन कह सकते हैं। मैंने कहा दशक, तो 10 वर्षों का समूह। अगर आपके सामने कहीं शताब्दी लिखा हो तो आप समझेंगे 100 वर्षों का। ठीक है, ठीक है, सदी भी इसको कह सकते हैं। लेकिन जैसे किस प्रकार अपन शताब्दी या सदी बोलेंगे, मैंने आपको कहा है कि 1922 या 1942। बताओ ये कौन सी शताब्दी है, इसको कौन सी शताब्दी बोलेंगे। तो ध्यान रखना है कि जो इतने आपको दिखाई दे रहा है उसका अगला अक्षर बोलना है। आपको इसमें 1900 दिखाई दे रहा है, 1900 तो दिखाई दे रहा है ना, तो आपको 19वीं शताब्दी नहीं बोलकर अगली शताब्दी बोलनी है, 20वीं शताब्दी बोलनी है। बात समझ में आ रही है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अभी मैंने आपको कहा 1154, तो मैंने कौन सी शताब्दी बताया, मैंने 11वीं शताब्दी बताया, 12वीं शताब्दी। मैंने कहा 12वीं शताब्दी। क्यों कहा मैंने 12वीं, बिहाइंड द रीजन, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। कारण क्या है, देखो 1154, तो 1100 तो पूरे हो गए हैं, 1100 पूरे हो गए। अब 1200 होने के लिए 54 आया है, 1101 ऐसे करते करते 54 आया है। तो 1100 तो हो गया है, तो उसको थोड़ा ना बोलना है अपन को तो जिसके लिए अपन सन लिख रहे हैं, जो चीज़ आने वाली है उसको बोलना है। तो 1100 बाद में क्या आने वाला है, 1200 आने वाला है, इसलिए इसमें 12वीं शताब्दी बोलना है। 1942, 1900 के बाद में क्या आने वाला है भाई, 2000 आने वाला है, इसलिए तो 20वीं शताब्दी बोलना है। तो आप बता सकते हो, देख कर बता सकते हो। मैंने आपके सामने कहा है 1857, बताओ कौन सी शताब्दी है। तो 18 है तो आप बोलेंगे 19वीं शताब्दी है। शताब्दी कौन सी है भाई, 19वीं। तो आप बता सकते हो ना आराम से कि कौन सी, कितने सन को कौन सी शताब्दी बोलना है। मैंने आपको कहा कि 840, बताओ कौन सी शताब्दी है। आप बोलेंगे ये 9वीं शताब्दी है, क्योंकि 8 तो क्या हो गए हैं पूरे।
तो पहले पार्ट में जो पहली बात मैंने आपको जो क्लियर की है कि अल इदरीसी नाम का एक भूगोलवेत्ता था जिसने एक मानचित्र बनाया 1154 में या 12वीं शताब्दी में, ये आपको ध्यान रखनी है। अब इसने जो मानचित्र बनाया है उसमें जो परिवर्तन हुए उस परिवर्तन की भी बात करेंगे, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो एक मानचित्र उसने बनाया, लेकिन समय के साथ साथ में एक फ्रांसीसी व्यक्ति था जिसने 1720 में एक और मानचित्र बनाया। ठीक है, तो पहली बात मैंने आपको कर दी कि 1154 में एक मानचित्र बनाया। दूसरी बात ध्यान रखनी है कि एक फ्रांसीसी व्यक्ति, एक फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता जिसने 1720 में एक क्या बनाया, एक नया मानचित्र बनाया। मानचित्र क्या होता है सभी जानते हैं ना, किसी भी जगह का जो पैमाना है, माप है, अगर उसको चित्रित किया है तो वो क्या हो जाएगा, मानचित्र। इतनी सी जगह है और उसको मैंने ऐसे चित्रित कर लिया कि ऐसे ऐसे बनी हुई है, उसका माप लेकर, तो वो मानचित्र हो गया। ठीक है, लेकिन जो 1154 में मानचित्र बना था और जो 1720 में बना उसमें क्या अंतर था, बिल्कुल अंतर था। एक तो आपको 12वीं शताब्दी में मानचित्र दिखाई दे रहा है या आप बात कर रहे हो, एक आप कह रहे हो 1720 मतलब 18वीं शताब्दी, तो 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी इसके बीच में काफ़ी समय गुजर गया है। इसका मतलब परिवर्तन तो होगा, बदलाव तो इसमें दिखाई देगा और उन्हीं बदलाव की अपन बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो 18वीं शताब्दी में जो चित्र बनाया था गिवलॉम द लिस्टलेक के अनुसार, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, समय के साथ में परिवर्तन हो गए। अब बात करते हैं नई और पुरानी शताब्दी। हम किताब के एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे, नई और पुरानी शताब्दी। शब्दावली की बात करते हैं अपन, नई और पुरानी शब्दावली। इसका मतलब क्या होता है, टॉपिक ये कह रहा है कि पहले क्या बोलते थे अब क्या बोलते हैं। काफ़ी शब्द ऐसे हैं जो नए हैं और पुराने थे, उसमें कुछ परिवर्तन हुआ, पुराने शब्दों को नए तरीके से बोला जाने लग गया। ठीक है, अगर हम भाषा की बात करें तो भाषा की वजह से भी, अब देखो हमारे देश के अंतर्गत काफ़ी ऐसी जगह हैं जहाँ पर अभिलेख मिले हैं। क्या मिले हैं अपन को, अभिलेख। अभिलेख क्या होते हैं, एक नाम आया है अभिलेख, अभिलेख को समझना जरूरी है। ऐसे लेख जो किसी स्थान पर या किसी पत्थर या कठोर भाग पर लिखे गए हैं, वो अभिलेख। कहीं पर कुछ लिखा हुआ है बड़े भूभाग पर, वो कहीं भी हो सकता है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि दीवार पर लिखा हुआ है कुछ, जैसे मान लो एक दीवार है ऐसे और इस पर कुछ लाइनें लिखी हुई है, तो ये भी अभिलेख के रूप में होगा। एक कोई ऐसा पत्थर सा है उस पर लिखा हुआ है, वो भी अभिलेख ही होगा। एक कोई मान लो लोहे की कोई चादर है उस पर भी कुछ लिखा है, तो वो भी अभिलेख ही है। कुछ लिखा हुआ है, कुछ लेख जहाँ अंकित किया गया है, वो अभिलेख है। ये भी अलग अलग प्रकार का होता है। अगर दीवार पर है तो भित्ति लेख हो जाएगा, भी दीवार को भित्ति भी कहते हैं, तो भित्ति लेख हो जाएगा। अगर अब पत्थर पर लिखा हुआ है तो शिलालेख हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शिलालेख। गुफा में लिखा हुआ है तो गुहा लेख हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार अलग अलग लेख होते हैं। तो उन लेखों की जो भाषाएं हैं वो ऐसी भाषाएं हैं जिनको आज पढ़ना मुश्किल हो जाता है, आज समझना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो प्राचीन समय की भाषा है। और प्राचीन समय की जो भाषा है क्या वैसी आज भाषा है। जो पुराने समय में जो संस्कृत चलती आ रही थी, जो पुराने समय में जो संस्कृत थी, क्या संस्कृत आज वैसी है, बिल्कुल नहीं। जो आप संस्कृत पढ़ रहे हो ना, वो बिल्कुल सरल संस्कृत का रूप है, वो वैदिक संस्कृति बिल्कुल नहीं है। वो संस्कृत का सबसे छोटा रूप या सरलतम रूप है। अगर वैदिक संस्कृत की बात करें तो बड़ी भयंकर है, मतलब बहुत कठिन शब्दों से संस्कृत लिखी हुई है। वैसे आज जो भी अपन को अभिलेख मिलते हैं खुदाई के अंदर पूरा स्थल स्थान पर, तो क्या उनकी भाषा हर किसी को समझ में आ जाती है, बिल्कुल नहीं आ जाती है, क्योंकि उसमें भाषाओं में आजकल बदलाव हो गया है। समय समय पर जो बदलाव दिखाई देता है उनकी वजह से उनको पढ़ना या समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो अभिलेखों की बात आपने बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि समय के साथ में अभिलेखों की जो भाषाएं थी वो बदलती गई है। जैसे हम बात करते हैं उदाहरण के लिए जो मध्य युग
की भाषा है वो फारसी भाषा है। आधुनिक और जो भाषा है वो फारसी भाषा में अंतर है। जो मध्य युग में जो फारसी भाषा लिखी गई, युग के मध्य बीच वाले युग में वो जो फारसी भाषा थी उसमें, और आज के मतलब आधुनिक भाषा में, आधुनिक फारसी में क्या है, अंतर है, काफ़ी अंतर दिखाई देता है। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। जो मध्य युग में जो भी भाषा लिखी गई है और आज के युग में, आधुनिक युग में जो भाषाएं लिखी हैं उसमें काफ़ी अंतर दिखाई देता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे पुराने समय में हम हिंदुस्तान का नाम सुना होगा। हम अगर अपने भारत देश की बात करें तो हम भारत को क्या बोलते हैं? हिंदुस्तान बोलते हैं ना। भारत के क्या क्या नाम हैं? तो भारत को आर्यव्रत कहते हैं, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, ऐसे नाम हैं भारत के। तो जो हिंदुस्तान शब्द है वो सबसे पहले एक इतिहासकार था जिसका नाम था मिनहाज-ए-सिराज। मैं नाम बता रहा हूँ आपको, मिनहाज-ए-सिराज। ये जो व्यक्ति था इतिहास का, इसने सबसे पहले भारत को क्या कहा? हिंदुस्तान का। भारत को क्या कहा इसने? हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान कहा। तो मैंने जो नाम बताया आपके सामने, मिनहाज-ए-सिराज, बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से भारत का जो हिंदुस्तान नाम है वो कहाँ से आया, इस बात को आप अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे। अब अपन अगला टॉपिक है इतिहास और उनके स्रोत। इतिहास और उनके स्रोत। इतिहास को जानने के लिए हमारे पास में कौन कौन से स्रोत हैं? भाई जो हम इतिहास पढ़ रहे हैं वो कैसे पता लगा कि उस समय ऐसे हुआ था? फिर किसने हमको बताया कि उस समय ऐसे हुआ था, इस प्रकार से लोग थे, उनका जीवन यापन ऐसा था? कोई तो स्रोत हमारे पास में होने चाहिए जो हमको ये बताते हैं कि इस प्रकार की इतिहास घटना हुई। खैर, जो हम बात करते हैं 700 लगाकर 1750 के मध्य, जो एक तरह से हम 10 साल को माने या 1000 साल की बात करें, इसमें क्या हुआ, तो कौन कौन से स्रोत मिलते हैं? मैंने कहा 700 से लगाकर 1750, एक लगभग 1000 साल हो गए। 1000 लगभग मान रहे हैं अपन, लगभग 1000 साल। इसके बीच में ऐसे कौन से स्रोत बने? क्योंकि इससे पहले हमने 30 क्लास में पढ़ा, 6 क्लास की अगर किताब आपने पढ़ी है तो उससे पहले की घटनाएं पढ़ी हैं। ठीक है, और 700 से लगाकर 1750, इसके बीच में आप इस किताब में पढ़ेंगे, और 1750 के बाद में किस प्रकार घटनाएं घटित हुई वो आप 8वीं क्लास में पढ़ेंगे। तो आप न पुराने इतिहास को पढ़ रहे हैं न आधुनिक इतिहास को पढ़ रहे हैं, आप मध्य इतिहास को पढ़ रहे हैं, मध्यकाल को पढ़ रहे हैं। प्राचीन काल को भी आप नहीं पढ़ रहे हैं, आपने प्राचीन काल 6 क्लास में पढ़ लिया। अब कौन सा काल पढ़ रहे हो? मध्यकाल पढ़ रहे हो। अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा है। प्राचीन काल मतलब बहुत पुराना काल, ठीक है। 2 नंबर हो गया आपका मध्यकाल, जो प्राचीन काल के बाद में है लेकिन आधुनिक काल से पहले, प्राचीन काल के बाद। 3 नंबर है आधुनिक काल। आधुनिक काल का मतलब होता है कि जो हाल फिलहाल काल है जिसमें अंग्रेज भी थे, ठीक है। तो ये आधुनिक काल और मध्यकाल और प्राचीन काल की बात कर लें। तो प्राचीन समय में जो स्रोत है उनकी बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से स्रोत हैं जिनसे अपन को इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब देखो, इतिहास के स्रोत के लिए मैं अगर स्रोत की बात करूँ कैसे कौन कौन से स्रोत हैं, तो अगर हम गुफाओं की बात करें तो गुफाओं से भी अपन को पता लगता है बिल्कुल, ठीक है। दोनों में आपको ध्यान रखना है। जो प्राचीन समय की अगर बात करें पांडुलिपियों से पता लगता है अपन को, तो पांडुलिपियों से पता लगता है। अगर हम बाद में बात करें तो इसके अलावा हमारे पास में ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनसे भी अपन को इतिहास के बारे में पता लगता है, ठीक है।
उसके अलावा ध्यान रखना है कि जो भी अभिलेख हैं उनसे भी पता लगता है अपन को। इसके अलावा जो अंग्रेजों का दौर था, जिस समय भारत में अंग्रेज थे, उस अंग्रेजों ने क्या किया है कि भारत में संग्रहालय खोल दिए, अभिलेखागार भी खोल दिए। तो भारत के अंदर अंग्रेजों ने अपने दस्तावेज को सुरक्षित रखने के लिए अभिलेखागार खोले। एक बात आपको ध्यान में रखनी है, अभिलेखागार क्या होते हैं? ऐसे स्थान जहाँ पर अंग्रेज क्या करते थे, अपने दस्तावेज रखते थे। दस्तावेज मतलब होता है ऐसे रिपोर्ट, कागज वगैरह जो उस संग्रहालय में रखते थे, वो अभिलेखागार हैं। जहाँ पुराने समय की चीज़ें पड़ी हैं, ठीक है, और संग्रहालय भी बनाए जहाँ पर पुरानी चीज़ें रखते थे। जब संग्रहालय को खोलते हैं, उसमें जो पुरानी किताबें हैं, पुराने जो ग्रंथ हैं, अगर उनको पढ़ते हैं, अभिलेखों के अंदर जो भी पांडुलिपियाँ पड़ी हैं, पुरानी चीज़ों की किताबें पड़ी हैं और पुरानी जो रिपोर्ट है, अगर उनको देखते हैं तो हमको उस समय के काल के बारे में, उस समय की स्थिति के बारे में पता लग जाता है। बात समझ में आ रही है? जैसे अंग्रेज थे भारत के अंदर, अंग्रेजों ने उस समय जैसी भी शासनिक व्यवस्था चलाई है, उन सबको रिपोर्टों के रूप में उन्होंने लिखा है और अपने इन संग्रहालयों में या अभिलेखागारों में सुरक्षित रखा है। आज जब हम अभिलेखागार के इस किताबों को, इन ग्रंथों को पढ़ते हैं तो उस समय के दौर के बारे में पता लगता है। लेकिन ये दिक्कत है, इसमें दिक्कत क्या आती है कि उस समय जो अभिलेखागार में जो भी हमको ग्रंथ मिले हैं, जो कागज़ मिले हैं, जो रिपोर्टें मिली हैं, जो दस्तावेज मिले हैं, जो तथ्य मिले हैं, क्या सारी सही है? चलो मान लेते हैं सही है, लेकिन क्या वो जनता की सारी बात बताती हैं? अगर उस समय की हम गरीब जनता के बारे में जानना चाहेंगे तो कहाँ से पता लगेगा? क्योंकि ये जो लिखे गए हैं अंग्रेजों द्वारा लिखे गए हैं, ठीक है, और अंग्रेजों द्वारा लिखे गए हैं मतलब अंग्रेजों ने अपनी प्रशंसा की होगी, तो ये बात ध्यान रखनी है। उस समय लिखने का जो काम करते थे वो लिपि करते थे या नकल विश करते थे, ठीक है। तो नकल नवीस जो व्यक्ति हैं वो ऐसे व्यक्ति होते थे जो हाथ से सुंदर रूप से लिखते थे। नकल नवीस एक शब्द ये आया है, इसके बारे में समझना है। या मैं लिपिक कहूँ, लिपिक का मतलब होता है जो लिपि लिखने वाले, कोई भी लिखने वाला, भाषा लिखने वाले, ठीक है। और नकल नवीस का मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति जो किसी को देखकर सुंदर रूप से लिखते हैं, जो हाथ से सुंदर रूप से लिखने वाले व्यक्ति होते हैं, उनको नकल नवीस कहते हैं। जो नकल करके सुंदर रूप से लिखते हैं, मन से नहीं लिखते हैं, देख देख कर लिखते हैं लेकिन बढ़िया लिखते हैं, उनको बोलते हैं नकल नवीस व्यक्ति। तो उन्होंने जो बातें लिखी होगी भाई, लिपिक ने या नकलविश ने जो अंग्रेजों के बारे में बातें लिखी हैं, या उस समय जो राजा महाराजा थे अगर उनके बारे में बातें लिखी हैं, तो उन्होंने तो राजा महाराजाओं की सही बातें लिखी होगी, उनकी बुराई थोड़ा ना की होगी। वो जब बातें लिखते होंगे तो राजा को गलत थोड़ा बताएंगे। इसका मतलब राजा गलत नहीं थे, बिल्कुल थे। वो कैसे पता लगता है? वो हमको पता लगता है कि उस समय जो कवि लोग थे, ठीक है, उस समय जो भी उपन्यास लिखने वाले व्यक्ति थे, उनकी जो किताबें हैं, उनके जो मान लो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में जब हम पढ़ते हैं तो वो वास्तविक स्थिति बताते हैं, क्योंकि वो तो अपने भावों को व्यक्त करने के लिए इस प्रकार के ग्रंथ लिखते थे, ठीक है। तो इस प्रकार के उन ग्रंथों को देखकर भी हमको क्या पता लगता है? उस समय के इतिहास के दौर के बारे में पता लगता है, ठीक है। एक बात आप ध्यान में रखेंगे, ये बिल्कुल ध्यान में रखना है आपको। तो ये बात हो गई अपन को पुराने समय से कैसे पता लगता है, अपने बात समझ ली है। अब अपना जो टॉपिक है, नए सामाजिक और राजनीतिक समूह, कैसे धीरे धीरे नए सामाजिक और राजनीतिक समूह बनते गए, किस प्रकार नए समूह बने, क्योंकि समय के साथ में नए नए समूह बनते गए हैं, ये ध्यान रखना है आपको किस प्रकार बनेगा। तो जो भी परिवर्तन है प्रकृति का वो है ही है। तो समय के साथ में लोगों में बदलाव हुआ, बदलाव हर प्रकार से हुआ। अगर हम बदलाव की बात करें तो समय के साथ में जो भी बदलाव है वो हर प्रकार में हुआ। जैसे हम परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो आर्थिक परिवर्तन भी हुआ। आर्थिक परिवर्तन का मतलब होता है कि पैसे धन संबंधित भी उनमें सुधार हुआ, उसमें परिवर्तन हुआ। सामाजिक परिवर्तन भी दिखाई देता है। सामाजिक परिवर्तन में होता है कि समाज में किस प्रकार रीति रिवाज आने लगे, समाज में किस प्रकार लोगों का जीवन यापन चल रहा था, उसमें परिवर्तन हुए। हम कह सकते हैं कि सांस्कृतिक परिवर्तन भी हुए। सांस्कृतिक का मतलब होता है कि संस्कृति से जुड़ा हुआ, किस प्रकार रीति रिवाजों में नए बदलाव आए, किस प्रकार पुरानी रीति रिवाज को छोड़कर नए नए रीति रिवाजों को अपनाने लग गए, वो परिवर्तन दिखाई देते हैं। और हमको राजनीतिक या राजनीतिक परिवर्तन दिखाई देते हैं। राजनीतिक परिवर्तन का मतलब ये होता है
कि किस प्रकार शासन व्यवस्था में नए परिवर्तन हुए, किस प्रकार गांव में मुखिया होता था, सरपंच होता था, पंच होते थे, किस प्रकार उनमें न्याय व्यवस्था थी, उनमें भी परिवर्तन हमको दिखाई देता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इस प्रकार से समय समय पर बदलाव हुए। पुराने समय में जो सिंचाई है वो हाथ से खेतों में करते थे, फिर रहट आने लग गया। रहट का नाम सुना आपने? अगर आपने देखा होगा तो कुएं से पानी निकालने के लिए गोल चक्रिया होता है और उसमें बाल्टियाँ लगी होती हैं, इसी प्रकार से वो अंदर जाता है और घूमता हुआ ऊपर आता है। ठीक है, जब भी किताब हो तो किताब में चित्र भी देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि रहट क्या होता था। तो परिवर्तन होते गए, परिवर्तन के साथ में नए नए शासक बनते गए। पहले लोग आदिवासी लोग थे, जंगल में रहते थे और जंगली चीज़ों को खाते थे, जंगल में जो भी उनको मिलता था वो खाते थे। लेकिन जब लोग एक जगह पर समूह में रहने लग गए तो वहाँ जो व्यक्ति ताकतवर हैं वो अपनी ताकत दिखाने के लिए वहाँ पर मुखिया बन गया, लोग उसकी बात मानने लग गए। वही व्यक्ति किसी मुकदमे का या किसी भी समस्या का फैसला सुनाता था और धीरे धीरे उसमें नए नए समूह बन गए। हम नए नए समूह में एक तो राजपूत समूह की बात करते हैं कि धीरे धीरे राजपूत समूह बन गया। ठीक है, सिख समुदाय बन गया, उसमें भी नए नए परिवर्तन दिखाई देते हैं। मराठा है वो भी आने लग गए थे। तो इन समूहों ने क्या किया, ये दरअसल ताकतवर थे, ये अपने जिस जगह पर रह रहे हैं वो वहाँ पर ताकतवर थे। इन्होंने अपनी ताकत के माध्यम से प्रजा पर शासन करना शुरू कर दिया और प्रजा पर अधिकार जमा लिया और प्रजा से वो विभिन्न कार्य भी करवाते थे, प्रजा के न्याय के कार्य भी करते थे धीरे धीरे। और इस प्रकार से परिवर्तन हमको दिखाई देता है। तो समूह के अंतर्गत ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है और आप आराम से ध्यान में रख सकते हो। अब समूह बन गए, लेकिन इन समूह ने धीरे धीरे परिवर्तन किया और नए नए शासन अपने जगह पर बनते गए। ठीक है, फिर अपना टॉपिक है क्षेत्र और साम्राज्य।